अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार टैरिफ टॉक के ऊपर बात करी है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि 25% टैरिफ जो है वो लगाएँगे सारे ही स्टील और एल्यूमीनियम इंपोर्ट्स पर। फिर उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की कि जो भी देश अमेरिका को जितना भी टैरिफ चार्ज कर रहा है, उतना ही अमेरिका उस देश को चार्ज करेगा। और फिर उन्होंने बात करी है, कल ही उन्होंने ये बात करी है कि वो 25% टैरिफ जो हैं लगाएँगे, इंट्रोड्यूस करेंगे ऑटो, फार्मा और चिप स्पेस में। लेकिन ये सारी ही जो टैरिफ टॉक है डोनाल्ड ट्रंप की, इसका असर भारत की स्टॉक मार्केट्स पर कैसे होगा, भारत की इकोनॉमी पर कैसे होगा, ये सारी बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं अजय बग्गा, मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ हैं मिताली निकोर, इकोनॉमिस्ट। बहुत धन्यवाद आप दोनों को आपके समय के लिए। अजय जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी मैं कि हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट्स जो हैं और इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है काफ़ी हिट हुआ है, जब से ये 25% स्टील और एल्यूमीनियम टैरिफ की बात हुई है, जब से ये इम्पोज़ करने की बात हुई है, तो क्या आने वाले समय में भी हम ऐसा ही मार्केट मोमेंटम देखेंगे? देखिए, मेरी सोच में अभी टैरिफ्स फुली डिस्काउंटेड नहीं है मार्केट में। टैरिफ्स का ना तीन तरफा इम्पैक्ट आता है। पहले जब टैरिफ अनाउंस होते हैं तो आप देखते हैं मार्केट सेंटिमेंट बिगड़ता है। वो हमने एक तारीख को देखा जब ट्रंप ने 25% कनाडा और मेक्सिको पे अनाउंस किए, 10% चीन पे अनाउंस किए। चीन का मार्केट तो दौड़ गया बिल्कुल। चीन का मार्केट 30% अप है पिछले 40 दिनों में। तो उस पे कोई टैरिफ का इम्पैक्ट आते दिख नहीं रहा। कनाडा और मेक्सिको के साथ करार हो गया कि हम वो हमारे को कुछ रियायतें दे रहे हैं, उसके कारण हम अभी इसको पोस्टपोन करते हैं, स्टडी करके लौटते हैं। तो एक ये पहला रहता है। दूसरा फिर शुरू हो जाता है टैरिफ को ठीक करने के लिए कंट्रीज क्या करती हैं, अपनी करेंसी को का वैल्यू गिराने लग जाती हैं। ये हमने 2018-19 में देखा जब चाइना ने अपनी करेंसी गिराई, उससे मार्केट काफी विचलित हो गए। और तीसरा होता है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है दुनिया भर में? चाइना। जब चाइना के पास ज्यादा कैपेसिटी आ जाती है और उसके पास मार्केट नहीं रहता तो वो डंपिंग करते हैं। वो फिर कॉस्ट के ऊपर या कॉस्ट से नीचे भी सामान किसी भी कीमत पे निकलना है, इस तरह से वो डंपिंग करने आ जाते हैं। तो विश्व भर में एक रिसेशन का खतरा बन जाता है चीन के कारण। पिछली बारी पूरी तरह ये वर्कआउट नहीं हुआ क्योंकि कोविड आ गया था। तो कोविड के कारण इतनी तेजी से इकोनॉमीज गिरी और स्टिमुलस आ गया कि हम स्टडी नहीं कर पाए पूरी तरह से। तो ये तीन तरफा या तीन फेज में होता है। पहले विचलित होते हैं मार्केट्स, फिर करेंसीज गिरती हैं, फिर चाइना डंप करता है। अभी हम पहले स्टेज में ही बैठे हैं तो मार्केट ने इतना अभी पचाया नहीं है क्योंकि 1 अप्रैल तक स्टडी निकल के आएगी ट्रंप की, कितना वो टैरिफ डाल रहे हैं। उसके बाद 2 तारीख से हमें पता लगेगा क्या हो रहा है। बट ट्रंप बीइंग ट्रंप, वो तो आज हर एक घंटे में उनका जो विचारधारा है वो बदल जाती है। तो आप ये जरूर अपेक्षा कर सकते हैं कि वॉलेटिलिटी मार्केट्स में रहेगी। वॉलेटिलिटी मार्केट्स में रहेगी। मिताली, अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, तो क्या इन टैरिफ टॉक्स की वजह से उधर हम क्या असर देख रहे हैं? खासकर ये जो 25% स्टील और एल्यूमीनियम की बात हुई। बिल्कुल, साक्षी अगर आप देखें तो 3 तरह के अनाउंसमेंट्स जो हैं प्रेज़िडेंट ट्रंप ने अभी तक करे हैं। सबसे पहले है कि अगर आप कोई भी देश है, आप अमेरिका को अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं एल्यूमीनियम या स्टील, तो 25% आप पर टैरिफ लगेगा। दूसरी अनाउंसमेंट उन्होंने करी रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब कि कोई भी पदार्थ आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, लेकिन आप अगर उसके ऊपर अमेरिका से इंपोर्ट करने पर कोई टैरिफ लगा रहे हैं, जैसे अगर इंडिया फार्मास्यूटिकल्स इंपोर्ट करता है अमेरिका से और उस पे 25% टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका भी फार्मास्यूटिकल्स पे इंडिया से 25% लगाएगा। मतलब उन्होंने इक्वल टिट फॉर टैट जिसे कहते हैं, वो रेसिप्रोकल की बात करी है। और तीसरा वो कह रहे हैं कि 3 और पदार्थ हैं, जैसे ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर और टेक्सटाइल्स। इन तीनों पर भी वो टैरिफ लगाना चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने ये स्टडी कमीशन करी है, जो कि 12 अप्रैल को वो टैरिफ लग जाएंगे और 2 अप्रैल को स्टडी के रिजल्ट्स आएंगे कि यूएस इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। इंडिया के लिए इम्पैक्ट अगर हम देखें तो इन तीनों चीजों से इंडिया पे इम्पैक्ट होता है। एल्यूमिनियम स्टील के एक्सपोर्ट हम करते हैं कुछ हद तक अमेरिका को, लेकिन वो इंपोर्ट इतना ज्यादा नहीं है। वहां पर जो इम्पैक्ट है वो चाइना के लिए ज्यादा है,
क्योंकि चाइना जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है एल्यूमिनियम और स्टील का अमेरिका की ओर, और उनका एक 10% एडिशनल टैरिफ भी लगेगा जो कि कंट्री लेवल है। सेकंड, इंडिया को कहाँ पे इम्पैक्ट होगा, कहाँ सबसे ज्यादा चोट पड़ेगी, वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। क्योंकि फार्मा सेक्टर हमारा बहुत ही एक सेक्टर है जहाँ पे इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि इंडिया में जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर है सबसे लो कॉस्ट पे मैन्युफैक्चर होती हैं। और बहुत टाइम ये भी होता है कि अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोप को भी करते हैं, यूके को भी करते हैं, और कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूरोप और यूके में भी अब इंडियन फार्मास्यूटिकल्स की जैसे सेरम इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। तो ये बहुत अब देखना पड़ेगा कि ये सप्लाई चेन्स कैसे चेंज होंगी, कैसे री इंजीनियर होंगी। लेकिन फार्मा सेक्टर पे मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि इम्पैक्ट होगा। और दूसरा है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर पे भी होगा क्योंकि इंडिया ने अभी बहुत सारी पीएलआई स्कीम के अंतर्गत बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इंडिया में आया है। ऑटो सेक्टर में नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, टेस्ला भी आ रहा है। टेस्ला भी चाहे मैन्युफैक्चर ना करना चाहे लेकिन सेल्स तो करना ही चाहते हैं इंडिया में। तो अब इस रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए डेफिनेटली जो अभी मोदी जी और ट्रम्प जी का समिट हुआ, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस हुई ऑफ बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, कि क्या इंडिया और यूएस का एक सेपरेट ट्रेड अग्रीमेंट हो सकता है। और उनका ये टारगेट भी अनाउंस हुआ है कि $500 बिलियन का ट्रेड होना चाहिए इंडिया और यूएस के बीच में। तो मुझे ये लगता है कि इन दोनों चीजों को हमें एक पॉजिटिव लेके चलना चाहिए, कि चाहे वो पूरी दुनिया में ये टैरिफ्स इम्पोज करें या ना करें या कितने एक्सटेंड तक करें, जैसे सर ने कहा वो तो हमें अभी आज पता नहीं है। लेकिन इंडिया के लिए अगर ये ट्रेड अग्रीमेंट हो जाए तो हम अपने ऊपर ये इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। अपने ऊपर ही इम्पैक्ट कम कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो हम देख रहे हैं, लोग पूरे विश्व में कहीं न कहीं हिट हुआ है, ये सारी टफ टैरिफ टॉक की वजह से। अजय बग्गा जी, आने वाले समय में आप क्या कहेंगे? भारत की स्टॉक मार्केट्स को अगर आपको ये आने वाले समय में अगले कुछ हफ्ते, कुछ महीनों में, क्या आप वेट एंड वॉच मोड में हैं या आप बोल रहे हैं कि वॉलेटिलिटी दिखेगी? आपकी क्या राय है? देखिए, टैरिफ से इतना इम्पैक्ट नहीं है इवन सेंटिमेंट पे। हमारा इशू कुछ और है। हमारा इशू है कि वैल्यूएशंस ऑलरेडी हाई थे। जब हम ऑल टाइम हाई थे सितंबर में, तो हमारा वैल्यूएशन काफी हाई था क्योंकि हमारी ग्रोथ बहुत उम्दा थी। अब वो ग्रोथ इकोनॉमी में भी और कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी स्लो डाउन हो गई। अगर आप पिछली तिमाही के नंबर देखें, दिसंबर में जो तिमाही खत्म हुई, तो औसतन एक्स ऑयल एंड गैस क्योंकि सरकारी पॉलिसीज के कारण बहुत बदलता है, उसको हम फैक्टर आउट करते हैं। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स 500 कंपनीज की अगर आप देखें तो 8% बढ़ी, सेल्स 8% बढ़ी। अब हमें भारत में चाहिए 12 से 14% साल दर साल बढ़ना अगर आपको वैल्यूएशन जस्टिफाई करने हैं। तो इसी कारण हम देख रहे हैं कि पैसा बाहर भी जा रहा है भारत से, क्योंकि आपकी ग्रोथ उतनी उम्दा नहीं है जितना आपने वैल्यूएशन किया था। अब इस माहौल में कैसे इसका सॉल्यूशन हल कैसे निकलता है? या तो मार्केट नीचे आए तो आपका वैल्यूएशन कम हो गया, तब आप जस्टिफाइड हैं। दूसरा है आपकी अर्निंग्स बढ़े। अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए आपको स्टिमुलस देना है। स्टिमुलस या आप सरकारी दीजिए जो हम फिस्कल कहते हैं, या आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी। वो दोनों तरफ हमने देखा इतना तेजी से नहीं आया। उल्टा फिस्कल स्टिमुलस 1 लाख करोड़ जरूर आपने दिया, बट फिस्कल डेफिसिट कटौती करने के कारण उतना पैसा सरकारी खर्चे के तौर पे नहीं आ रहा मार्केट में। आरबीआई थोड़ा बिहाइंड द कर्व हो गया। तो इस माहौल में मुश्किल हो जाता है मार्केट को तेजी से बढ़ना। मेरी निजी सोच है, अगर आप सन 90 से देखें, पिछले 35 साल के आंकड़े, 12 महीने तक औसतन बेयर मार्केट रहता है। सबसे लंबा 26-28 महीने भी रहा, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले और वो सब। तो औसतन 12 महीने में हमारा संकट टल जाता है। ये सितंबर एंड में शुरू हुआ है, आप लीजिए 1 अक्टूबर को शुरू हुआ है, तो 12 महीने लग जाते हैं मार्केट को बचाने में। तो हमारी इशू डोमेस्टिक है, हमारी इशू टैरिफ और ये है कि ऑलरेडी वो इकोनॉमी धसी हुई है, उसके ऊपर आपने और बोझ डाल दिया, टैरिफ का बोझ लाके। बट अदरवाइज जो इम्पैक्ट है टैरिफ्स का इतना नहीं है, क्योंकि हमारे पास पिछले 5-6 साल थे रिजेक्ट करने को सप्लाई चेनें,
तेल हम ले सकते हैं अमेरिका से। आज हम 650 मिलियन बैरल रशिया से पिछले साल हमने लिए, यूएस से 64 मिलियन बैरल लिए। तो रशिया के मुकाबले आप अमेरिका से ले लीजिए तेल, अगर वो देने में सक्षम हो, गैस अगर वो देने में सक्षम हो तो आपका कोई इशू नहीं है। डिफेंस का हमें इक्विपमेंट खरीदना है, यूएस से खरीद सकते हैं, ड्रोन्स हो, फाइटर जेट्स हो, और मॉडर्न तरीके की चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आ जाएंगी टेबल पे जब नेगोशिएशन होगा। तो टैरिफ का इतना डर नहीं है। स्लोइंग डाउन जो है भारत में, और जो स्टिमुलस नहीं आया जितना आना चाहिए, उसका ज्यादा संकट है, और वो इतनी जल्दी निकलेगा नहीं। मुझे लगता है 4-5 महीने 6 महीने एटलीस्ट और हमें ये दिक्कतें दिखेंगी। जी, बिल्कुल, मैं बता रही क्या आप सहमत हैं और क्या आने वाले समय में हम भारत मैन्युफैक्चरिंग पर हम देख रहे हैं और भी फ़ोकस करना चाह रहा है। हम देख रहे हैं कि पॉलिसीज़ शिफ्ट्स हम ला रहे हैं, हमने काफ़ी अनाउंसमेंट्स देखी बजट में भी। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आने वाले समय में टैरिफ की वजह से भारत की इकोनॉमी पर क्या असर आ सकता है? और आखिर में आप क्या कहेंगी कि आने वाले समय में किस चीज़ पर नज़र रहनी चाहिए जहाँ तक इकोनॉमी की बात है? जी, बिल्कुल साक्षी। अगर हम ये देखें, गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें ये एस्टिमेट किया गया है कि 2025 में ही भारत की इकोनॉमी पे नियरली 0.6% ऑफ जीडीपी जितना इम्पैक्ट आ सकता है, अगर सारे टैरिफ्स को इम्पोज कर दिया जाए। क्योंकि नियरली 2% भारत का जीडीपी एक्सपोज्ड है, मतलब कि जो पूरा वैल्यू ऑफ गुड्स जो हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, जिन पे टैरिफ लगने की अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, वो टोटल 2% इंडिया का जीडीपी है। तो आप सोचिए कि हमारा एक्सपोजर काफी है, लेकिन ऑफ कोर्स चाइना और बहुत सारी ईस्ट एशियन कंट्रीज से अभी भी बहुत कम है। दूसरी चीज हमें ये सोचनी पड़ेगी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या हमें यूएस के साथ, मतलब एक तो हम जाके हमने बोल दिया कि 500 बिलियन का ट्रेड होना चाहिए। आज वो ट्रेड इंडिया और यूएस का करीबन 150 बिलियन का है, लेकिन हमें उसको 500 बिलियन तक लेकर जाना है 5 साल में। तो अगर इंडिया को ऐसे पार्टनर के साथ और ट्रेड करना है, तो हमें एक ऐसा ट्रेड रेजीम चाहिए, एक ऐसा ट्रेड रूल्स चाहिए जो कि रोज चेंज नहीं होते रहेंगे। नहीं तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी आके बोलेंगे कि भाई थैंक यू, नहीं नहीं करना है इनके साथ ट्रेड, हम इंडिया में ही बेच लेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो हमारा पॉइंट था आत्मनिर्भरता का, ये आत्मनिर्भरता की जो बात हर जगह आज हो रही है, हाँ यूएस भी तो आत्मनिर्भरता की ही बात कर रहे हैं। तो लेकिन आत्मनिर्भरता इज गुड, लेकिन आपको साथ में लेके चलना है ना, अपने दोस्तों को तो एटलीस्ट साथ में लेके चलना है। तो अगर अमेरिका और इंडिया की ये बात हुई है आज कि हम साथ में ग्रो करेंगे, अमेरिका से इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया की तरफ, वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हमें कंसेशनल एक सेपरेट रूल्स के बेसिस पर अपनी ये ट्रेड आगे बढ़ानी है। और हमें इंडिया को डेफिनेटली और मार्केट्स की ओर भी देखना चाहिए। इंडिया को देखना चाहिए कि कैसे हम कनाडा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे मेक्सिको को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे यूरोप को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे यूके को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ईस्ट एशिया की इतनी मार्केट है, तो हमें भी अपनी जो सप्लाई चेन है उसे खुद डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। सिर्फ एक कंट्री पर हम रिलाय नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे ये और हम ट्रेड पॉलिसी और भारत की स्टॉक मार्केट्स पर नज़र रखते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आप दोनों को आपके समय के लिए। थैंक यू। थैंक यू।